अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन न्यू मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ंदान-ए-ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी किस्त नंबर 16। स्टार्ट करने से पहले वही बात, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे बाकी आने वाले जो नॉवेल्स हैं वो भी अच्छे लग रहे होंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी उस राय के बारे में कि कौन से नॉवेल ज़्यादा अच्छे रहे हैं और कौन से आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम उनको रेगुलर स्टार्ट कर दें। चलिए जी, हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ज़ंदान-ए-ज़ात। रूस का दारुल-हुकूमत मास्को था। इंतहा की बर्फीली हवाएं फ़िज़ा पर राज करती फिर रही थीं। एक पुरहजूम कैफ़े पर वस्ती मेज़ पर शेर विराजमान था। आंखों पर सुनहरे लेंस थे। हुड सर पर थी। आसिया के बजाय इस हुड का रंग सुरमई था। हथेली ठोड़ी पर जमाए वो सामने बैठे अहमद काज़ी की जानिब मुतवज्जो था। कॉफ़ी ठंडी हो रही है, शेर ने अपना कप होंठों से लगाते कहा। पता है मुझे, मैं कॉफ़ी ठंडी पीता हूँ। अहमद ने अपने लैपटॉप से निगाहें हटाकर इसकी जानिब देखा। तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे अमीर और मशहूर इंसान बैठा है और तुम लैपटॉप में मगन हो। शेर ने हमसे अंदाज में कहा। नार्सिसिस्ट भी। अहमद गाजी ने दांत दिखाए। शेर हंस दिया। मुंह फट कहीं के। माना कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और आपको देखने के बाद काफ़ी देर तक आपके चेहरे से नज़रें हटाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अभी आपसे भी ज़्यादा हसीन और दिलचस्प कुछ देख रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने जब मुझे बताया तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फ़ौरन मुतासर नहीं हो जाता। अहमद हल्की मुस्कुराहट लिए कह रहा था। वो बोलते हुए प्यारा लगता था, इसलिए शेर उसे बोलते हुए नहीं टोकता था। उसे सुनता था, अब भी सुन रहा था। लेकिन ये वाक़ई बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। ख़ैर, आप मुझे ये बताएँ, मुझसे ज़्यादा क्या इतना इम्पोर्टेंट था, जिसकी वज़ह से पिछले 2 दिन मुसलसल मेरी कॉल इग्नोर करते रहे और मुझसे मिलने नहीं आए? मैं हर किसी से यूँ ही मुँह उठा के मिलने नहीं चला जाता, शेर ने कहा। जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि मैं हर किसी नहीं हूँ। जवाब फ़ौरन आया था। आपको मैं पहली नज़र में पसंद आ गया था, इसलिए आपने मुझे अपने बराबर में बिठाया था, मुझसे बात की थी, मेरा बाहर इंतज़ार किया था। इतना तो मैं भी जानता हूँ कमांडर शेर, हर किसी से नहीं मिल लेता। शेर फिर मुस्कुराया। आपकी मुस्कुराहट हसीन है। कितनी लड़कियाँ डाउन की हैं? कितनी लड़कियों से क्या मुराद है तुम्हारी? मैं तुम्हें प्लेबॉय नज़र आता हूँ? क्या नहीं है? कहीं आप हमजिन्स परस्त तो नहीं? बकवास ना करो, शेर हँस दिया। अच्छा, शुक्र। वैसे आजकल इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुदरत के निज़ाम में गड़बड़ करके अपने ज़ाती नज़रियात और ज़ाती ख़यालात तख़लीक करने वाले मुझे पसंद नहीं। लेकिन मैं किसी को भी जज नहीं करता। वो इनका और खुदा का मामला है। हम इन्हें गलत समझ सकते हैं, हमें मालूम है गलत है। लेकिन इन्हें सरेआम यूँ बार-बार अपनी ज़ाती गुफ्तगू में ज़ेर बहस लाने का मकसद सिर्फ़ हमारी गोसत का चस्का हो सकता है। हम इन्हें बुरा-भला कहकर कोई सवाब नहीं कमा रहे होते। इसलिए अपने गुफ्तगू के दायरे कारआमद और अच्छी चीज़ों तक ही महदूद रखनी चाहिए। एक महज़िब इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। क्या आप खुद को मुहज़्ज़िब कह रहे हैं? अहमद ने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते कहा। शेर ने आँखें सुकेड़कर उसे बगौर देखा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें मेरी मदद दरकार थी, छोटे लड़के। अब ये 4 कपकेक्स और 2 कप कॉफ़ी पीने के बाद भी तुम सिर्फ़ अपनी लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहे हो। क्या तुम्हें मेरा वक़्त बेकार लगता है? मुझे लाखों काम है। शेर ने नागवारी से कहा। अहमद एक सेकंड को रुका। निगाहें उठाकर शेर की जानिब देखा, फिर माज़रती अंदाज़ में गर्दन हिलाकर सॉरी कहा। अभी तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं। तुम क्या देख रहे हो इतनी गौर से? शेर ने तंबीही अंदाज़ में कहते इसका लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया। अहमद इसकी तेज़ी पर भौंचक्का रह गया। शेर की निगाह जो स्क्रीन पर पड़ी वो एक पल को साकित हुआ। देखा? रह गए ना हैरान? बात ही कुछ ऐसी है। अहमद इसके तासुरात पर पुरजोश हुआ। मैं हैरान हूँ कि तुम काम की बजाय यहाँ बैठे औरतें देख रहे हो। शेर ने लैपटॉप पर खुला पेज बंद करते नागवारी से कहा और लैपटॉप पीछे खिसका दिया। औरत? क्या मजाक है ये? बकवास किस्म का। इतनी हसीन लड़की को औरत कह दिया भाई। हद हो गई। अहमद गाजी की पुरजोशी गुस्से में बदली। वो तब कर बोला। शेर का चेहरा अब बेतासुर था। ठीक है, औरत होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लड़की और औरत में फ़र्क होता है भाई। और ये आँखें देखें, कितनी हसीन और मासूम है। कुर्बान होने का दिल करता है। एक तो ब्लाक की हसीन है, फिर अरब भी है। हाय, फिर कमाल की आर्टिस्ट है। नाम जन्नत है। इतनी हसीन है, जन्नत ही है। मैं तो इन दिनों इसी पर फ़िदा हूँ। मैं क्या पूरा सोशल मीडिया इस पर फ़िदा है। अहमद फिर से पुरजोश था। बंद करो अपनी ज़ुबान। कितना बोलते हो? क्या चाहते हो मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूँ?
शेर ने उसे घूरते हुए झिड़क दिया। अच्छा ना, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, काम की बात करता है। लगता है आपको लड़कियाँ पसंद नहीं, काफ़ी काफ़ी खुदपसंद वाक़या हुए हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड, खैर बनता भी है आपका। शेर ने उतार सर झटका और बैग से अपना लैपटॉप निकालने लगा। मेल बॉक्स खोलते उसकी पहली मेल डैनियल की तरफ से थी। मिस यू मास्टर। शेर ने तेजी से कीपैड पर उंगलियां चलाई। कॉल मी लेटर लिखकर दूसरी मेल खोली जिसकी पहली सतर बोल्ड लेटर्स में थी। आशिर बाबर खान, पाक, आह, पाकिस्तान। शेर ज़ेरेला बड़बड़ाया। जन्नत वापस होटल आ गई थी। बात पर सारा गुस्सा उतारने के बाद इसका दिल कुछ हल्का हुआ था। शेर की बदसलूकी के बारे में वो इस वक्त नहीं सोचना चाह रही थी। उसके लैपटॉप पर पैगामात का अंबार था जिन्हें खोलने की उसने सहमत नहीं की थी। कमरे में पहुंचते ही उसने बिस्तर का रुख किया। काफी दिनों से इसकी नींद पूरी नहीं थी और इस वक्त वो सोना चाहती थी। पलंग पर कई मिनट करवटें बदलने के बाद वो सो गई। दोपहर के वक्त सोई तो सारा दिन, सारी शाम गुजरा और आधी रात को नींद से उठी। उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। खाना ऑर्डर करने के लिए उसने फ़ोन उठाया तो हसाम की अनगिनत कॉलें और पैगामात थी। वो फ़िक्रमंद था। उसने कुछ सोचते उसे कॉल बैक की। आप ठीक हैं मिस जन्नत? कोई राब्ता नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब ठीक हूँ, वो नरमी से बोला। जन्नत कुछ पल खामोश रही जैसे इसके पास इस बात का जवाब ना हो। मैं फ़िक्रमंद था। शुक्रिया, लेकिन मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं हसाम। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। जन्नत आहिस्तगी से हंसकर बोली। लेकिन खैर क्या कर रही हैं आप? इस वक्त जाग रही हैं? हाँ, आपने इतनी कॉल्स और मैसेजेस किए, कोई ज़रूरी बात थी? नहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं, बस खैरियत जानना चाह रहा था। आप कल गैलरी आ रही हैं? मैं वादा नहीं कर रही, जन्नत ने कहा। मैं इंतज़ार करूँगा, वो नरमी से बोला। जन्नत ने कुछ कहे बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसने कई दिन से एलिया से भी राब्ता नहीं हुआ था। वो इसकी अज़ीज़ जान सहेली ही नहीं, अच्छी दोस्त भी थी। मुख़लिस दोस्त जिसे वो पसंद करती थी। वो नहीं जानती थी कि इस दुनिया में इसका अज़ीज़ जान रिश्ता कौन-सा था। शायद कोई नहीं। वो कभी कह नहीं सकी कि कोई है जो उसे जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखता है या कोई ऐसा जिसे वो अज़ीज़ जान कह सकती। शेर, वो क्या था? सिर्फ़ एक ऐसा रिश्ता जो मिलकर खो गया था? जिसे वो ढूँढने की चाह में थी, जिसे वो करीब लाना चाहती थी लेकिन अब वो रिश्ता भी उसे फ़क़त एक सराब लगता था, जिसके हवाले से अब उसे कोई उम्मीद नहीं रही थी। तुम लोगों को क्या लगता है, मैं कमज़ोर हूँ? नहीं, अगर ताकत का इस्तेमाल करूँ तो तुम सबकी बुनियादें हिला सकती हूँ। खुदगर्ज़ इंसानों, वो बड़बड़ाई। हाशिर बाबर खान, जिसे दुनिया डार्क आई के नाम से जानती है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का खतरनाक तरीन एजेंट है। शेर का लहजा बेतासुर था। न डर है, मौत के खौफ से आज़ाद, संगदिल, किसी भी लिहाज से आरी। दुश्मन की गर्दन पर पैर रखे तो तोड़े बगैर पीछे नहीं हटता। लैपटॉप की स्क्रीन स्याह थी लेकिन दूसरी तरफ से एक आवाज़ थी जो शेर को सुनाई दे रही थी। इसकी एक यही तस्वीर है जिसे हासिल कर सका हूँ मैं। शेर ने अपने दूसरे लैपटॉप पर नजर आती तस्वीर को देखा। स्याह मास्क में छुपा चेहरा और गहरी स्याह आंखें, जिन पर घड़ी और नबी पलकों का साया था। इसकी भवें घनी और गहरी स्याह थी जो किसी कमान की मानद तनी हुई थी। कुशादा पेशानी पर स्याह बालों की एक लट थी। उसके कान छोटे थे। शेर का हाथ अपने कानों पे गया। वो दराज कद था, चौड़े शाने और लंबी गर्दन थी। शेर का हाथ अब के अपनी गर्दन पर गया। शेर की गर्दन शफाफ थी, सफ़ेद और बेदाग। उसने तस्वीर को ज़ूम किया। स्क्रीन पर नजर आने वाले शख्स की गर्दन के दाएं जानब निशान थे, गोली का निशान। शेर ने स्क्रीन बंद कर दी। सुना है ये लेबोरेटरी का मालिक भी है? क्या कहा? लेबोरेटरी? कैसी लेबोरेटरी? क्या करता है ये मसीद? शेर ये एकदम साकत हुआ था। इसका सांस रुका था। इसकी कायनात इस पल को थम सी गई थी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ये। दूसरी जानिब से आवाज़ आई। शेर एकदम लड़खड़ाकर सीधा हुआ। इसके हाथ ने बेख्तियार पेशानी पर गया था। उसने सख्ती से आंखें मीच लीं। हु द हेल यू थिंक यू आर? वो आवाज़ बड़बड़ाया। कमांडर, मुझसे कह रहे हैं? नहीं यार, शेर ने बेजारी से कहा। और कुछ? शेर ने गहरी सांस भरते सवाल किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काम किया इसने। आईटी इन्वेंटर है। पाकिस्तान की चंद खास ऑफिशियल पर्सनालिटीज़ में इसका शुमार होता है। घर, खानदान, कोई गर्लफ्रेंड, बीवी, बच्चे, माँ बाप। शेर चाहकर भी लहजे की बेचैनी छुपा नहीं सका। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन सुना है कि बाप बचपन में ही छोड़कर चला गया और माँ चंद साल ही जिंदा रह सकी। शादीशुदा है या नहीं कोई नहीं जानता। इसकी कोई ऑफिशियल प्रोफाइल भी नहीं।
یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے کمانڈر، اور جو جان سکے ہیں اس کے مطابق یہ ہمارے فائدہ یا نقصان میں نہیں آتا۔ کیا میں جی ایف ایس آر کا مالک نہیں؟ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں نا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، فکر مت کرو، میں رابطہ ختم کر رہا ہوں، غازی 1-2 دن میں امارات پہنچ جائے گا، میں واشنگٹن کا چکر لگا کر آؤں گا، تب تک کے لیے ان لوگوں کو ڈھونڈو، ان پر نظر رکھو۔ شیر نے ہدایت دے کر فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ شارجہ کے علاقے میں واقع اس چھوٹے اور پرسکون اپارٹمنٹ میں اس وقت وہ پانچوں موجود تھے۔ لیونگ روم کے پردے گرے ہوئے تھے، صوفوں کے عین سامنے چھوٹا سا پروجیکٹر تھا، حاشر وہیں کھڑا تھا، سیاہ ہائی نیک کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی، اس کے بال بڑے ہوئے تھے، بال کشادہ پیشانی کو گھیرے ہوئے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہم اپنے ٹارگٹس کو اپنی جانب متوجہ کر چکے ہیں، اب وہ جو بھی ہیں ہماری تلاش میں ہیں، اس بات کو ہمیں ہر پل اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاشر نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سب نے اسبات میں گردن ہلائی۔ منان کے ہاتھ چائے کے کپ تک گیا۔ میں نے وہاں رپورٹ کر دی ہے، کل تک مغوی ہمارے پاس رہیں گے، کل رات ہوتے ہی ہمیں انہیں اپنی ذمہ داری پر بندرگاہ پر پہنچانا ہے۔ کیا ہم سب ایک ساتھ یہ کام کریں گے؟ توبہ نے سوال کیا۔ نہیں، ہم ساتھ نہیں ہوں گے، منان اور حنین اور مس توبہ، آپ تین یہ کام کریں گے، میں اور اریب آپ لوگوں کی نگرانی کریں گے۔ حاشر نے کہتے اپنی کن پٹی کو 2 انگلیوں سے مسلتے دوسرے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اب آپ لوگ آرام کریں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہم کل صبح پھر شروع کریں گے۔ حاشر نے کہا، اوکے باس، میں تو واقعی بری طرح تھک گیا ہوں۔ اریب نے انگڑائی لی تو اس کی ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آئی۔ اپنی تھکن ظاہر کرنے کے چکر میں اپنی ہڈیاں ہی نہ توڑ ڈالنا۔ توبہ نے اس کے کندھے پر دھپ لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ حاشر خاموشی سے پروجیکٹر سمیٹتا رہا۔ منان اور حنین اس کی بات پر ہنس دیے تھے۔ اریب منہ بناتا کمرے کی جانب چل دیا۔ توبہ نے کچن سے چھوٹے سائز کا واٹر اسپرے لیا اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ میں کر لیتا، حاشر نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ کوئی بات نہیں، توبہ مسکرائی۔ شکریہ۔ حاشر نے سامان اٹھایا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ توبہ کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا، پھر سر جھٹک کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ نہا کر واپس آئے گا اور ایک کپ کافی بنا کر پیے گا، پھر رات دیر تک کام کرتا رہے گا۔ وہ ان سب سے زیادہ کام کرتا تھا اور ان کو محسوس تک نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ تھکا ہوا ہے یا ان سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ وہ جتانے اور دکھانے جیسے عمل سے ناواقف تھا۔ توبہ کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ لیونگ روم خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اسپرے اپنی جگہ پر رکھا اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ کیبنٹ کھول کر الائچی کا پیکٹ نکالا جو آج شام ہی وہ بازار سے لائی تھی۔ آج کمانڈر صاحب کو میں اپنے ہاتھ کی اسپیشل چائے پلاؤں گی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جب تک چائے تیار ہوئی وہ کمرے سے معمول کے مطابق نکل آیا۔ اریب کی نیند خراب ہونے کا خیال کر کے وہ باہر لیونگ روم کے سامنے ہی چھوٹی سی بالکنی میں کام کرتا تھا۔ اب ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ سونا نہیں ہے؟ حاشر نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ توبہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ چائے بنائی ہے میں نے آپ کے لیے، مجھے پتا ہے آپ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ٹرسٹ می، یہ اب تک کی بہترین الائچی والی چائے ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ لیے بالکنی کی جانب چلی آئی۔ حاشر ایک پل کو وہاں رکا، کچھ سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنا لیپ ٹاپ لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ پین کلر بھی ساتھ میں لے، توبہ نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ پین کلر کیوں؟ حاشر کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ کے سر میں درد ہے شاید۔ توبہ بھی بیٹھ گئی۔ حاشر نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ایک پل کو ان کی نظریں ملیں، اگلے پل ہی حاشر نے ان کے ہاتھ سے پین کلر لے کر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ توبہ نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ حاشر پھر رکا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا، لیکن پانی کی بوتل تھام دی۔ ایک مقدس خاموشی ان کے درمیان حائل تھی۔ توبہ کی آنکھوں میں فکر وہ ایک نظر میں دیکھ چکا تھا، دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ توبہ نے نگاہوں کا رخ باہر کرتے کپ لبوں سے لگایا۔ آپ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، کبھی خود بھی بریک نہیں دیتے؟ میرے حصے کا بریک میں پودوں کے ساتھ لیتا ہوں، پر آج وہ ڈیوٹی آپ نے کر لی۔ میرے لیے کافی یا چائے بنانے کا شکریہ، لیکن پودوں کو پانی دینے کی ذمہ داری مجھ پر ہی چھوڑ دیں۔ وہ میرا پسندیدہ وقت اور کام ہوتا ہے، میری تھکن زائل ہوتی ہے اس سے۔ حاشر کا لہجہ پرسکون اور نرم تھا۔ توبہ مسکرائی اور گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ کہہ کر اسے دیکھتی رہی۔ حاشر کے بالوں میں ابھی پانی کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ سیاہ ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ پہلے کی بنسبت آرام دہ حلیے میں تھا۔ توبہ نے گہری سانس لیے دوبارہ باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ نظارہ بہت ہی خوبصورت اور پرسکون ہے، لیکن افسوس کہ کچھ منظر ہم مسلسل نگاہوں کی قید میں نہیں رکھ سکتے، اس نے کہہ کر اچٹتی نگاہ پھر حاشر پر ڈالی اور غیر محسوس انداز میں مسکرائی۔
دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے انسان کسی بھی طرح قید کر سکے، ایک ذرا بھی ایسا نہیں۔ اگر ہم ایسی چاہ اور امید رکھتے ہیں تو بے وقوف ہیں۔ حاشر اس کی جانب متوجہ نہیں لگا تھا اسے، لیکن اس کے الفاظ نے طوبا کو ایک پل کے لیے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ آپ ہمیشہ ہی اتنے پرسکون اور مطمئن رہتے ہیں؟ طوبا نے سوال کیا۔ شاید۔ حاشر چائے کا گھونٹ بھر کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ شاید۔ طوبا زیر لب بڑبڑائی۔ میں یہاں ارادتاً آپ کے کام میں مخل ہونے آئی تھی، یہ سوچ کر کیا آپ کو مسلسل کام کے سوا کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کام کے بہت زیادہ عادی ہیں، کبھی خود کو وقت دیا کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت زیادہ مضبوط اور پختہ شخصیت کے انسان ہیں۔ آپ پرسکون رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، پر اگر میں آپ کی ساتھ کو گہرائی میں جا کر دیکھوں تو مجھے ایک ساتھ اپنے آپ میں قید نظر آتی ہیں۔ اس پر حاشر نے گردن اٹھا کر ایک سنجیدہ اور گہری نگاہ طوبا پر ڈالی، جسے محسوس کرتے طوبا کی آواز دھیمی ہوئی۔ آپ اپنا کام پوری ایمانداری اور محنت سے کرتی ہیں، ورنہ میں ضرور کہتا کہ اتنی توجہ آپ کسی کی ذات کی گہرائیوں کو ناپنے کے بجائے کام پر لگائے۔ حاشر کے لہجے میں ناگواری کا عنصر بھی نرمی اور سکون کے حالے میں قید تھا۔ طوبا کا ذرا بھی برا نہ لگا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں معذرت خواہ ہوں، طوبا نے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ سے نہیں لگ رہا، حاشر نے کہتے اس پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، ذاتی طور پر شرمندہ نہیں ہوں۔ ضروری نہیں، جو بات آپ کو بری لگے اس کے لیے میرا شرمندہ ہونا لازمی ہے۔ میری اپنی سوچ اور نظریات ہیں۔ اب کہ اس کے لہجے میں بھی خفگی اتر آئے۔ منفرد سوچ اور نظریات ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسروں کی زندگی اور سوچ کے علاوہ ان کے نظریات اور احساسات کو جانے بغیر اپنی نظریات اور سوچ کو ظاہر کرنا میرے نزدیک بد اخلاقی ہے۔ آپ کسی کی اجازت کے بغیر ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مشاہدے اور نظریے قائم نہیں کر سکتے۔ حاشر ایک پل کو رکا اور اپنا رخ طوبا کی جانب موڑا۔ چاہے ہمارا مقصد اور نیت کتنی ہی مثبت کیوں نہ ہو، اس نے مکمل اطمینان اور سکون سے بات مکمل کی اور چائے کا آخری گھونٹ بھر کر کپ رکھا۔ چائے کے لیے ضرور شکریہ کہتا، لیکن کیونکہ آپ نے مجھے کام نہیں کرنے دیا اس لیے میں نہیں کہوں گا۔ اب اس کے لیے تو آپ کا شرمندہ ہونا بنتا ہے۔ وہ اسے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے عام سے نرم لہجے میں کہتا سیدھا اس کے دل میں اترتا اسے حد سے زیادہ پیارا لگا تھا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ روکے اسے دیکھتی رہی۔ حاشر نے بالکنی سے جاتے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے لبوں کے کناروں پر غیر محسوس مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ Why the hell he is like this? I can't. Oh, Allah, please save me from this extraordinary handsome man. He's too cute with his attitude. طوبا اپنی جگہ سے اٹھ کر پیر پٹکتے ہوئے دبے دبے انداز میں چلائی تھی۔ جا کر سو جائیں، اب کل کا دن تھکا دینے والا ہے، حاشر نے کمرے میں جانے سے پہلے ذرا بلند آواز میں کہا۔ جی کمانڈر۔ وہ اپنا کپ اٹھائے اندر آئی۔ میں صرف آپ کو ایک اچھی کمپنی دینا چاہتی تھی اور مجھے یقین ہے آپ نے کام مکمل کر لیا ہے۔ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے کام نہیں کرنے دیا۔ میں ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوں، وہ خفگی سے کہتی کپ کچن میں رکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ حاشر نے گردن گھما کر اسے کمرے میں جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر خود بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ واشنگٹن کی فضاؤں میں ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ شام ہونے میں وقت تھا، لیکن آسمان گہرے رنگ میں ڈھلا ہوا تھا۔ کاروباری زندگی معمول کے مطابق اپنے بہاؤ پر چل رہا تھا۔ شیر نے خاکی رنگ کا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر اونی ٹوپی جو ذرا سی پیچھے کو ڈھلکی ہوئی تھی، چہرے پر سیاہ ماسک، سادہ، آنکھوں پر آرنج لینسز نہیں تھے، وہی سیاہ گہری بولتی ہوئی آنکھیں تھیں جو آس پاس کے نظاروں کو آنکھوں میں قید کر رہی تھیں۔ اس کے پیروں میں قیمتی بھارے جوتے تھے جو وہ پیدل چل رہا تھا۔ دفتن ایک جگہ اس کی نگاہ ایک چھوٹے سے کیفے پر پڑی، وہ اس جانب چل دیا۔ اندر کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو اس نے آرڈر دیا اور خود آس پاس کا جائزہ لینا لگا۔ وہ کسی مقصد سے نہیں آیا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کا آس پاس گھومنا اب اس کی عادت بن چکا تھا۔ یور نیم پلیز؟ لڑکی اس کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ شیر نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتے کوٹ میں ہاتھ ڈال کر والیٹ نکالا۔ واکنگ کسٹمر؟ سوری؟ لڑکی کے چہرے پر الجھن آمیز تاثرات ابھرے۔ شیر نے کافی کا کپ اور اپنا چیز سینڈوچ اٹھایا اور کئی ڈالرز کاؤنٹر پہ رکھے باہر نکل گیا۔ لڑکی حیرت اور اچنبھے سے سامنے پڑے ان ڈالرز کو دیکھنے لگی جو اس کے خریدے گئے سامان کی قیمت سے 10 گنا زیادہ تھے۔ جو اس نے سامنے دیکھا وہ غائب تھا۔ وہ اپنا بل بنوائے اور لیے بغیر ہی واپس جا چکا تھا۔ اسٹرینج، الجھن آمیز بڑبڑاہٹ کے ساتھ اس نے ڈالرز اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے۔
बाहर वो अब कुदरती सुनसान सड़क पर आ चुका था। मास्क नीचे था। एक हाथ से सैंडविच खाता, साथ कॉफी के घूंट भरता, वो सुस्त रवि से चल रहा था। वो एक अहम मीटिंग की सरबराही करने वाशिंगटन आया था। जनरल होटल में उसकी स्वीट के बाहर शायद इसी इंतजार में था कि वो कुछ देर में ताज़ा दम होकर बाहर आएगा, लेकिन वो अपनी आदत के मुताबिक बगैर किसी को खबर दिए निकल आया और अब सड़क पर मटर गश्त की कर रहा था। कॉफ़ी और सैंडविच को ख़त्म करते उसने करीबी कूड़ेदान में कचरा डाला और मास्क ऊपर करता रास्ता बदलने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो फ़न हसाम में मौजूद था। आर्ट गैलरी में कोई ख़ास नुमाइश नहीं थी, इसलिए लोग इक्का दुक्का थे। वो मरकजी हाल में था जहाँ सामने की दीवार पर द इटर्नल वाइब की सुनहरी तख्ती थी। नीचे जन्नत का नाम लिखा था। शेर ने कदम आगे बढ़ाए। एक बड़ा सा फनपारा था जिस पे एक लड़के को बनाया गया था। तो मैं 15 साल पहले भी इतना मुतासिर कुन दिखता था। वो आहिस्तगी से बड़बड़ाया। तस्वीर में उसकी आंखों को वाज़ेह तौर पर बनाया गया था। गहराई, स्याही और बेनियाजी का अंसर नुमाया था। द डार्क आइड बॉय विद इनोसेंट स्माइल। उसने मोबाइल निकाला, ये जानते हुए कि तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं। एक्सक्यूज़ मी, नो फोटोग्राफी प्लीज़। उसने गर्दन घुमाकर देखा, साथ ही तस्वीर उछाल ली। साथ ही तस्वीर उतार ली। हील की टिक-टिक करीब आते-आते सुस्त पड़ी। शेर उसे फ़ौरन पहचान गया था, जबकि वो उसकी आँखों को घूर रही थी। शेर ने उसके सरापे का जायज़ा लिया। सलीके से किया गया एशियाई अंदाज में मेकअप और सुर्ख टखनों तक आती सिल्क मैक्सी पहने वो इसे किसी खास मकसद के लिए तैयार हुई नजर आई। ब्रीथ टेकिंग। शेर सताइशी अंदाज में बड़बड़ाया। बड़बड़ाहट ऊंची थी। जन्नत का सांस जहाँ था वहीं थम गया। हलक खुश्क हो गया। निगाहें उसकी आंखों पर और समात उसकी आवाज पर ठहर गई थी। वो चंद कदम आगे चला। जन्नत ने मकान की अंदाज में गर्दन घुमाई। मिस जन्नत आप ही हैं ना? क्या आप मुझे अपने आर्ट के बारे में गाइड करना पसंद करेंगी? शेर ने मुहज़्ज़िब अंदाज में कहा। जन्नत को हकीकत का अदराक हुआ। अगले ही पल उसने दिल की बेखुदी को बेदर्दी से झंझोड़कर हवास बहाल किए और एतमाद से चलती उसके नज़दीक आई। अपना मोबाइल फ़ोन अंदर रख दीजिए। अब की बोली तो अंदाज पेशावराना था। शेर ने इसकी बात पर अमल करते अपना फ़ोन अंदर रख लिया। जन्नत की निगाह इसके हाथों पर गई। लंबी उंगलियों, शफाफ नाखून और गुलाबी पोरों वाले खूबसूरत हाथ, जिनकी पुश्त पर बेशुमार नाजुक रगें उभरी दिखाई दी थी। वो टैटू की तलाश में थी, लेकिन उसे नजर नहीं आया। द लॉनली पॉन्ड, तन्हा तालाब। शेर ने इस पेंटिंग को देखा। ये ग्रीन मेंशन का वही फवारा था जिसे तन्हा तालाब का नाम दिया गया था। ये तालाब तो नहीं है। तालाब जितना बड़ा है और बेशुमार मछलियां हैं, इसलिए इसे तालाब कहा है। जन्नत एतमाद से बोली। ये लड़का कौन है? शेर ने सवाल किया। एक किरदार है, तख़य्युल से तख्लीक किया गया। जन्नत बोली। शेर ने निगाहें घुमाकर जन्नत की जानिब देखा। जन्नत को अपना एतमाद जाता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी निगाहों से खुद को बेनियाज ज़ाहिर किया और कदम आगे बढ़ाए। शेर मास्क के पीछे मुझसे मुस्कुराया। ये एक ही किरदार है जो कुदरती तौर पर आम इंसानों से मुख्तलिफ है। एक शाम से लड़ता हुआ गैर मामूली लड़का। शेर ने दिलचस्पी से इस तस्वीर को देखा। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तफसीली तौर पर हर चीज़ को बयान किया गया है आपने, मिस जन्नत। शेर कहकर आगे बढ़ा। जन्नत की आंखें जल उठी। एक्सक्यूज़ मी। शेर ने पलटकर सवालिया अंदाज में उसे देखा। जन्नत बमुश्किल ज़ब्त किए खड़ी थी। मिस जन्नत? इसी पल हसाम वहाँ आया। शेर ने गहरी निगाह हसाम पर डाली। अब कि हसाम ने उसकी जानिब देखा। हसाम बिन मोहम्मद? नो नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मिस्टर हसाम। शेर मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। आपको कौन नहीं जानता? मैं गाज़ी ग़ाज़ान। शेर ने सीने के बल झुकते कहा। हसाम जो हाथ बढ़ाए खड़ा था, मुस्कुराकर हाथ पीछे किया। ये मिस जन्नत है, हमारी गैलरी की सबसे काबिल एहतराम और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। इनसे मेरा तारुफ हो चुका, मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेशक ये बेहतरीन आर्टिस्ट है। शेर ने खुशदिली से कहा। जन्नत को लगा जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हों। वो खामोशी से इनको देखती रही। आपके एम्प्लॉय से मेरी बात हुई थी, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था आप गैर मुतवक्का तौर पर बज़ाते खुद तशरीफ़ लाएंगे। आइए, अंदर गेस्ट रूम में चलकर बैठते हैं। फिलहाल तो मैं सिर्फ़ एक छोटे से विज़िट पर निकला था। जल्द तफ़सीली मुलाकात होगी आपसे। मिस जन्नत, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कुछ दिन यहीं वाशिंगटन में हूँ। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। हसाम मुस्कुराया और उसे रुखसत करने के लिए आगे बढ़ा और जन्नत को भी साथ चलने का इशारा किया। लेकिन अपनी जगह से वो हिली तक नहीं, यूं ही खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। उसके दिल की हालत गैर थी। चेहरे पर एक सन्नाटा उतरा हुआ था।
शारजाह में वाकई एक ये फलक पोस्ट रिजॉर्ट के अंदर बने मरकजी कॉन्फ्रेंस रूम का मंजर था। गोल्डन फॉक्स, एमश और हेजल समेत जीएफएसआर के मजीद चंद अहम लोग भी मौजूद थे। हम अभी तक ये जानने से कासिर हैं कि हमारे लोगों को आसमान ने उठा लिया या जमीन निगल गई। हम अभी तक इस कंटेनर का माल भी ट्रेस नहीं कर सके। 10-20 किलो की मंशियात हो तो समझ भी आए। यहाँ दर्जनों इंसानों की बात हो रही है। क्या हमारी गिरफ्त इतनी कम है इस शहर में? क्या एक एक शख्स हमारे नाम से वाकिफ नहीं यहाँ? गोल्डन का लहजा बर्फ की मानिंद ठंडा था। मास्टर एसआर भी पूरी तरह हर मामले से गाफिल हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो शेर इन मामलात में नहीं है, गोल्डन ने रुखाई से कहा। जिन मामलात में है वहां भी तवज्जो नहीं है, अबके अमिश ने कहा। हम यहाँ मौजूदा हालात के हल के लिए आए हैं, जमा है या शेर के खिलाफ किसी मुहिम के लिए? हैसल ने सर्द महरी से इनकी जानब देखते हुए सवाल किया। एक पल को खामोशी छाई थी। अगले ही पल गोल्डन ने अपना फोन निकालकर शेर का नंबर मिलाया। कैसे हो तुम? गोल्डन ने फोन स्पीकर पर डालते मेज पर रख दिया। प्यारा हूँ, पुरसकून और बेनियासी आवाज हाल में गूंजी। इन सब ने यकदम सांस रोक लिया। चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अमिश के चेहरे पर भी नापसंदीदगी छाई थी। क्या कर रहे हो? रेडी हो रहा हूँ। शेर के अंदाज से लग रहा था जैसे वो वाकई मसरूफ हो। कोई डेट है तुम्हारी? गोल्डन का लहजा आम सा था। हाँ, अमेरिका के शेयर होल्डर्स के साथ। तुम्हें अचानक मेरी याद क्यों आ गई? शेर का लहजा भी आम सा था। शारजा कब पहुंचोगा? शारजा कब पहुंचोगे? जब दिल चाहेगा, शेर ने जवाब दिया। कल? नहीं। परसों? नहीं। परसों के बाद किसी दिन। अभी मुझे कीड़ों की बढ़ती मिकदार से खासी उलझन हो रही है। सफाई वगैरह करना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? गोल्डन अब के तुनक कर बोला। मुझे तुमसे क्या उम्मीद है और तुम क्या कह रहे हो? खैर मिलेंगे, वक्त मिला तो। शेर ने कहकर फोन बंद कर दिया। गोल्डन ने हाजरीन पर निगाह डाली और खुद भी उठ गया। मुझे ये गंद साफ चाहिए वरना तुम सबकी तबीयत अच्छे से साफ करूंगा मैं। शहादत की उंगली से इन सबको खबरदार करता वो बाहर निकल गया। अमिश ने सर पकड़ लिया। आपका रवैया कुछ दिन से बहुत मुख्तलिफ है मास्टर। डैनियल फाइलों के ढेरों से कुछ ढूंढते हुए कह रहा था। शेर जो अपनी टाई ठीक कर रहा था रुक कर एक नज़र देखा। कभी कभी मुख्तलिफ रवैये इख्तियार करने चाहिए। कभी कभी लोगों की तवक्कात से इनहराफ भी लाजमी है। ज़ाती हदबंदी अच्छी चीज़ है। मैं समझा नहीं। समझदार समझता हूँ मैं तुम्हें। मेरी बातें समझा करो। शेर ने उसे घुरी से नवाजा और अपना लॉन्ग कोट उठाया जो सांप की खाल की मानंद लगता था। आप ये कोट क्यों पहन रहे हैं? डैनियल ने इस कीमती कोट की जानिब देखा। वो अमूमन दफ्तरी मामलात हल करते ऐसे मलबूसात का इस्तेमाल नहीं करता था। जानते हो ये कौन से सांप की खाल से बना है? नहीं। ब्लैक मैम्बा। ब्लैक माम्बा। इसे बनवाने के लिए मुझे खास मेहनत करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के जहरीले तरीन सांपों का सरदार है जो 20 मिनट के अंदर इंसान की जान ले लेता है। शेर मुस्कुराया। ये असल सांप की खाल से बना है? डैनियल का मुंह खोला रह गया। क्या तुम्हें तुम्हारा मास्टर किसी नकली चीज का इस्तेमाल करने वाला लगता है? शेर ने मुंह बनाया। डैनियल ने फौरन गर्दन नफी में हिला दी। मैंने ये कोट पहना है ताकि मुझे याद रहे कि ब्लैक मम्बा की खाल है। वो ब्लैक मम्बा जो जहरीला तरीन है। आज मैंने भी इतना ही जहरीला बनने का इरादा किया है। वो आखिर में शरारत से हंस दिया। डैनियल जो कुछ भी समझ नहीं पाया था, फाइलें ब्रीफकेस में डालने लगा। शेर ने हाथ में दस्ताने पहन लिए। जन्नत आर्ट गैलरी में अपने लिए मखसूस किए गए कमरे की बालकनी में मौजूद थी। बर्फबारी नहीं हो रही थी लेकिन फिजा बर्फीली हवाओं की लपेट में थी। जन्नत हाथ में भाप उड़ाता कॉफी का मग लिए खड़ी बाहर के मनाजिर अजबर कर रही थी। दफतन इसका फोन बजा। उसने बेजारी से निगाहें उठाकर करीब रखे फोन की स्क्रीन को देखा। कॉल करने वाली एलिया थी। जन्नत ने फोन उठाकर कान से लगा लिया। कैसी हो एली? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? कहाँ हो? बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, लेकिन कर नहीं पाई। तुम्हारी एग्ज़िबिशन ने तो कमाल कर दिया। मिस्टर ऑलनट तुमसे मिलना चाहते हैं। एलिया ने आदत के मुताबिक तेज़ी से कहा। मैं ठीक हूँ। जन्नत फ़कत इतना ही कह सकी। इतने सुस्त क्यों हो? एलिया ने उसके मुख्तसर जवाब को शिद्दत से महसूस किया। कुछ नहीं, बस ज़हन में कुछ चीज़ें हैं। क्या हम बाद में बात करें? जन्नत ने नरमी से सवाल किया। अच्छा, कोई मज़ीद कुछ सुनने से कबल ही उसने फ़ोन काट दिया। उसका ज़हन इस वक़्त किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो अकेले रहना चाहती थी। एलिया ने काफ़ी दिन बाद फ़ोन किया था लेकिन इसके बावजूद जन्नत ने उससे ठीक से बात नहीं की। ऐसा नहीं था कि वो रिश्ते बरतने और ताल्लुकात निभाने में कोरी थी, लेकिन इस वक़्त वो ऐसी ज़हनी उलझन का शिकार थी जो किसी ताल्लुक और रिश्ते की डोर में उलझने की इजाज़त नहीं देता।
इस पल इंसान को फ़कत अपनी ज़रूरत होती है। अपने ख़्यालात को सुलझाने की, खुद को समझाने की, खुद को दिलासा देने की, खुद से ईमानदार होने की ज़रूरत होती है। फिर चाहे बाद में चाहे किसी से भी जाकर कह दे, गम बाँट दे, लेकिन सबसे पहले तसल्ली खुद को खुद देने की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसे सेंसेस लगाए हैं, जो हमारे भलाई-बुराई दुनिया के किसी भी इंसान से ज़्यादा जानते हैं। इसका फ़ोन फिर बजा। उसने ठंडी साँस भरी और फ़ोन उठाया। जी, हसाम, कहिए, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो डॉक्यूमेंट भी आ गया है। हसाम ने कहा, मैं 10 मिनट में पार्किंग लॉट में पहुँच रही हूँ। जन्नत ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और शीशे के सामने आई। उसकी आँखें सुर्ख लगती थीं। उसने झुककर मस्कारा उठाया। कम से कम मुझे तो अपने साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए। वो बड़बड़ाई, मुझे झुकाने और गिराने के लिए दुनिया है। मुझे खुद को ऊँचाई पर लाने की बुलंदी पर पहुँचाने पर ध्यान जाना देना चाहिए। उसने सुर्ख लिपस्टिक उठाकर लबों पर लगाई। मेरा काम सर उठाकर चलना है, ना कर छुपकर बैठ जाना। उसने ब्लश ऑन उठाकर गालों पर लगाया। क्या इतना आसान होना चाहिए हमें गिराना, हराना? बिल्कुल नहीं। उसने बालों को समेटकर ऊंची पोनी में कैद किया और शीशे की जानिब देखकर मुस्कुराई। मुस्कुराहट में एक अज़म था। उसने अपना पर्स उठाया और एतमाद से चलती बाहर निकल गई। डैनियल ब्रीफकेस थामे शेर के साथ-साथ चल रहा था। चेहरे पर इत्मीनान और फ़ख्र था। शेर की सी आँखें बेतासुर थीं। फ़कत आँखें दिखाई दे रही थीं जिस पर चेहरे पर इसका मख़सूस मास्क था जिस पर एसआर लिखा दिखाई दे रहा था। मैं तो तैयार हूँ ही लगता तुम किस खुशी में इतना चमक रहे हो डैनी? शेर ने ज़रा-सी गर्दन घुमाई। आपका मीटिंग के बाद क्या प्लान है? डैनियल ने दाँत निकालते सवाल किया। क्या मैंने पहले सवाल नहीं पूछा? मेरा जवाब आपके जवाब के मुताबिक होगा ना? डैनियल खसियाकर बोला। मेरी एक डेट है। सीरियसली? मेरी भी एक ब्लाइंड डेट है। क्या हम डबल डेट प्लान करें? ज़रूरत नहीं, शेर ने कहा। जैसे आपकी मर्ज़ी, वैसे ही पहली डेट है। सिंगल ही रहे तो बेहतर है। क्या मैं प्यारा लग रहा हूँ मास्टर? ज़ाहिर है, असिस्टेंट किसके हो? शेर ने आँख तपाई। डैनियल की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो झिप-सा गया था। तुम्हारी ब्लाइंड ब्लाइंड डेट का क्या सीन है? मैंने किसी के कहने पर एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल की है। डैनियल ने वीआईपी लिफ्ट के करीब पहुँचकर बटन दबाया। अब मुझे तो मालूम ही नहीं होता, जब आपका दिल चाहता है मुझे किसी भी जगह छोड़कर चले जाते हैं। मैं अकेला होता हूँ, मुझे पास कोई प्लानर्स तो होते नहीं। मुझे इस जगह का पता नहीं होता, मैं बोर हो जाता हूँ इसलिए ये ऐप इंस्टॉल कर ली। यहाँ लड़कियाँ दुनिया के हर कोने में लड़कियाँ मिल जाती हैं। ये काम अच्छा किया है तुमने, मुझे भी सिखाओ, शेर ने संजीदगी से कहा। डैनियल ने गर्दन पूरी घुमाकर हैरत से शेर की जानिब देखा और फिर कहका लगाकर हंस दिया। शेर भी हंसने लगा। लिफ्ट रुकी तो वो दोनों एक साथ बाहर आए। इसी पर सामने से हसाम और जन्नत आते दिखाई दिए। जन्नत की निगाह शेर पर पड़ी जबकि हसाम इस पर जन्नत की जानिब मुतवज्जो था। शेर ने जन्नत की जानिब देखा, उसी पर जन्नत ने एक सर्द निगाह उसे नवाजा और खुद भी हसाम की जानिब मुतवज्जो हो गई। शेर ने निगाहें सामने की जानिब फेर ली। कितना प्यारा कपल है ना, पता नहीं हमें कब ये कोई डेटिंग स्पॉट है? बिजनेस फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। शेर ने उसकी जानिब देखे बगैर कहा। ये तो ज़रूरी नहीं। क्या कपल साथ बिज़नेस नहीं करता? व्हाटएवर, शेर ने बेज़ारी से कहा। वैसे ये मिस जन्नत लग रही हैं। क्या कर रही थी ये यहाँ? हमारी प्रोडक्ट्स के साथ जो ताउन के इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी धूम मचा रखी है आजकल। अच्छा, बाद में बात करेंगे इस पर। शेर ने कॉन्फ्रेंस रूम के पास कदम सुस्त कर दिए। डैनियल तेज़ी से आगे बढ़ा और कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोल दिया। शेर अंदर दाखिल हुआ और इसके अंदर दाखिल होते ही सब अपनी जगह से उठ गए। गुड इवनिंग, शेर ने नरम लहजा इख्तियार करते कहा और सरबराही कुर्सी की जानिब बढ़ा और आदत के मुताबिक एक तफसीली निगाह हाज़रीन पर डाली। ये उसकी आदत थी। वो सबके तासुरात जाँचने को बारी-बारी सबके चेहरे देखता था। इस वक्त भी उसने यही किया और सबको बैठने का इशारा किया। ये भी ग़ज़ान ग़ाज़ी नहीं लगा आपको? ग़ज़ान ग़ाज़ी? नहीं, ये एसार था। हसाम ने नरमी से कहा। आप जानती होंगी, काफ़ी मशहूर शख्सियत है। हसाम ने कहते उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जन्नत ने गर्दन उठाकर ऊपर की जानिब देखा। वो बिल्डिंग की तफसीलों से वाकिफ थी। उसे मालूम था वो उस वक्त किस जगह था। उसने 7वीं मंजिल पर ग्लासवार की जानिब देखा। यही पल था जब शेर कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ा नीचे की जानिब देख रहा था। जन्नत तंज़िया सा अंदाज में मुस्कुराई और अंदर बैठ गई। बचपन के 1 साल में कैद हूँ मैं। वो बड़बड़ाकर ज़ोर से हँस दी। जीएफएसआर का हिस्सा होने की हैसियत से हमने कुछ मामलात पर मुशावरत की है, जिन पर हमें आपकी राय और जवाब दरकार है। स्टीफन स्मिथ ने बात का आगाज़ किया। वह अमेरिका की जेएफएसआर कम्युनिटी के नुमाइंदों में से एक था। बाकी सब ने इसकी तायद में गर्दनें हिलाई।
शेर ने अस्मात में गर्दन हिलाते हाथ के इशारे से बात जारी रखने की हदायत की। हमारी कंपनियां शराकतदारी में हैं। हमारे मुलाजमीन जीएफएसआर के जेर साया हैं। लेकिन बैन अवी सतह पर कंपनी जो मुआहिदा कर रही है, इससे हमें बेखबर रखा जा रहा है। जीएफएसआर फंड्स देती है, जिन्हें देती हैं, इनसे हमें बेखबर रखा जाता है। हमें आउटसाइडर्स आकर बताते हैं कि फलां जगह हमारा पैसा लग रहा है, फलां जगह जा रहा है। कुछ नए असूलों को तश्कील देने की ज़रूरत है और हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनियां जंगज़दा इलाकों की फलाही तंजीमें बनकर रह जाएं। वो कहकर चुप हुआ। शेर कई लम्हे खामोश रहा। ये यहाँ बैठे हर शख्स की ज़बान है? शेर ने सवाल किया। जी, यहाँ सब एक दूसरे के हामी हैं। हाँ, मेरा मूड नहीं था आज इन मामलात पर आने का, लेकिन मामला उठा उठा है तो इसकी गहराई में चलते हैं। गो कि मेरे असूलों में अपने काम की वजाहत देना शामिल नहीं, लेकिन खैर, बात बहुत सीधी है। इसे समझ लेना बेहतर है। हम सिर्फ एक छोटी या बड़ी तंजीम का हिस्सा नहीं हैं, सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में हमारा सिस्टम चल रहा है। कोई 200-300 नहीं, हज़ारों लाखों लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। जीएफएसआर ज़िंदगी के हर शोबे में काम कर रहा है, हर काम कर रहा है। इस जाल को फैलाने में यहाँ बैठे 30-40 लोगों का काम नहीं था। उसे यूँ सारी दुनिया में आप लोगों ने नहीं फैलाया। इस पर मेरा दिमाग और मेरी मेहनत है। इस पर सबसे ज़्यादा जिसका हक और मर्ज़ी चलेगी, वो शख्स मैं हूँ। शेर ने ठहर-ठहर कर कहते सबकी जानब देखा। उसकी आँखें बेतासुर थीं। इस पर कोई दो राय नहीं है। अगर कोई $50,000 का इन्वेस्टर यहाँ आता है तो अगले 6 माह में 50 लाख भी कमा लेता है। सारी दुनिया काम कर रही है, खुद भी काम कर रही है, हमारे काम भी कर रही है। और इस कंपनी के इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि वो कंपनी किस-किस जगह, किस-किस मुल्क से क्या-क्या मुआहिदे कर रही है, क्योंकि वो अपना फ़ायदा उठाए। अगर वो इनका हक और माल लिया जा रहा है तो बोलने का हक है। इसके सिवा किसी मामले में बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शेर ने आसान अल्फाज में बात सामने रखी। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। गो कि ये बात बहुत आसान और सादा है, सबको इसका इल्म है, लेकिन इंसान के लालच और बुग़्ज़ से उसे नाशुक्री तक ले आती है। जैसे कि यहाँ सब अभी एक सोची-समझी स्कीम लेकर बैठे हैं। मुझ पर प्रेशर डालने के लिए 40-50 बड़ी कंपनियाँ हैं, जो मेरे मंसूबों और कामों से इत्तेफ़ाक नहीं करती। क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? शेर ने सबकी जानब देखकर सवाल किया। मतलब हमारी कंपनियाँ अहमियत नहीं रखतीं? इनमें से एक यहूदी शख्स उठा। खड़े रहो तुम। शेर ने उससे कहा। वो शख्स एक पल को गड़बड़ाया, लेकिन खड़ा रहा। तुम्हें ज़रूर कंपनी के ईरान से हुई मुआहिदा पर मसला है। जिस मुल्क में हमारा सिस्टम इतना छोटा है, उस मुल्क से इतना बड़ा मुआहिदा, वो भी असलहे के हवाले से, एक बहुत मुतनाज़ा मामला है। ऐसा क्यों? शेर ने सादगी से सवाल किया। एक मुस्लिम मुल्क, देयर इज़ नो मुस्लिम और ज्यूइश थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बिज़नेस। मैं नहीं मानता कि आप मुसलमान और यहूदियों का फ़र्क भूल जाते हैं जब बात बिज़नेस पर आती है। तुम मानो या ना मानो, मेरा काम तुम्हें वजाहतें या सबूत देना नहीं है। अगर तुम्हारा सवाल यह है कि मैंने किसी यूरोपीय मुल्क से असलहा वाला मुआहिदा नहीं किया, बजाय एक एशियाई मुसलमान मुल्क के, तो मेरा सवाल यह है कि तुम्हारा सवाल तब कहाँ था जब हम सालों से यूरोपीय ममालिक के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहिदे कर रहे थे? शेर ने सुकून से पूछा और इन सब के चेहरे देखे। सब खामोश और लाजवाब थे। बात मुस्लिम मुल्क की नहीं है मास्टर, हमने तुर्की अमारात के साथ भी तो काम किया है। बात यह है कि ईरान जैसा मुल्क हमारे फ़ायदे का नहीं है। साफ-सीधी और दो टूक बात करो कि वो हमारी ग़ुलामी में नहीं आता। और जो लोग हमारी ग़ुलामी में नहीं आना चाहते, इन्हें हम कोई फ़ायदा या सहूलत देने के हक़ में नहीं हैं। कहीं से नहीं लग रहा कि हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं। ज़ात-पात तक बात आ रही है। क्योंकि तुम लोगों के एतराज़ात इसी बुनियाद पर हैं। अगर मेरे सामने कोई मुस्लिम बैठा यहूदियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता, तो मैं तुम्हारी जगह पर आकर तुम्हारी हिमायत करता। शेर ने एक बार फिर इन्हें लाजवाब किया। अगर मेरी गलती ईरान से मुआहिदा है, तो मैं अपनी इस सारी गलती को ओन कर रहा हूँ और उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करूँगा। और अगर मैं किसी जगह पर चैरिटी कर रहा हूँ और वो लोग तुम्हारे नापसंदीदा हैं, तो तब भी मैं इनको ओन करूँगा। मुझे तुम में से किसी के आगे अपने किसी भी अमल की वजाहत और दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है, ना ख्वाहिश। ये हरदर्मी कहलाएगी मास्टर, माज़रत के साथ। स्टीफन स्मिथ दबे-दबे लहजे में बोला। खुद को दुरुस्त समझते हो तो अपना लहजा और आवाज़ बुलंद और पुरएतमाद रखो। हक पर हो तो माजरत करने की ज़रूरत नहीं। मुझे यह महसूस ना हो कि शेर चूहों के बिल में घुस आया है। चूहों की तरह चू चू छोड़कर डंके की चोट पर बात करें। मैं यहाँ किसी को अपना गुलाम या मातहत नहीं समझता। सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। ये बात मैं करोड़ों दफ़ा समझा चुका हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे थे तुम? ये हरदर्मी है?
ایسا ہے تو میں ہر دھرم ہوں، شیر نے کہتے ہوئے دونوں کوہنیاں میز پر رکھ دی۔ فضا میں تناؤ کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ لیبیا، عراق، شام، بوسنیا، فلسطین ایسے ممالک میں لاکھوں ڈالر کی چیریٹی ہوتی ہے، بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی فائدے کے۔ ان میں سے ایک بولا، نقصان کیا ہو رہا ہے اس امر میں؟ ہمیں کیا پتا کیسی کیسی تنظیمیں یورپی ممالک کے خلاف ہمارے ہی پیسے سے پھل پھول رہی ہیں؟ اسٹیفن سمتھ بولا۔ شیر کہکھا لگا کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں لطف اندوزی تھی، طنز تھا۔ کبھی کسی نے کہیں پڑھا ہے لیبیا نے برطانیہ پر جنگی میزائل داغ دیا ہے؟ یا عراقی فوج نے امریکہ کی حدود میں گھس کر تباہی مچا دی ہے؟ یا فلسطینیوں نے سوئٹزرلینڈ کی آبی حدود میں اپنے جہاز چھوڑ دیے ہیں؟ یہ دے ہارڈلی افورڈ اے پیس آف بریڈ اسٹوپڈ۔ شیر کا لہجہ آخر میں تلخ ہوا تھا۔ بائی دا وے آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم فار دس اسٹوپڈ کمپین اگینسٹ می۔ شیر نے کرسی کی پشت پر سے ٹیک لگاتے جھولنا شروع کر دیا۔ خیر یہ حالات جن سے آدھی مسلم دنیا گزر رہی ہے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ آپ یوں اس طرح ذاتی تبصروں پر نہیں آ سکتے۔ ہاں، یہ تو میں کر چکا۔ کیا کرو گے؟ مجھے گولی مارو گے؟ ٹینک سے اڑا دو گے؟ بارودی سرنگ میں دبا دو گے مجھے؟ شیر نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ یہ بد لحاظی اور بد اخلاقی ہے، ایک شخص بولا۔ ہاں ہے، میں کر رہا ہوں بد لحاظی بد اخلاقی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کل کے میگزینز میں اب یہ خبر لازمی چھپنی چاہیے۔ ماسٹر ایسار نے اپنی طاقت کے زم میں معصوم امریکی تاجروں سے بد لحاظی کی، بدتمیزی کی، دہشت گردی کی، دھمکیاں دی۔ وہ سب لب بھینچے چہروں پر غصہ اور بے بسی لیے بیٹھے تھے۔ بزنس کی کوئی بات نہیں ہوئی، بین الاقوامی سیاست پر بات کی، مسلمانوں کی حمایت کی، امریکہ کو گالیاں دی، یہودیوں کو گالیاں دی۔ ڈینیل کا چہرہ الجھن و پریشانی کی تصویر بنا کبھی شیر کو دیکھتا تو کبھی دیگر افراد کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ شیر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ بہت غلط ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی منشا سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم انسانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی خود کو کسی بھی چیز کے لیے قصوروار ٹھہرانے کے حق میں نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس اپنے لیے ہمیشہ دلیل و وضاحتوں کا انبار ہوتا ہے۔ ہماری آخری درجے تک کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا پہلو نکل آئے جس سے ہم سیف زون میں آ سکے، پر میں ایسا نہیں ہوں۔ مجھ میں اپنی غلطیوں کو، برائیوں کو ماننے اور ان کو ٹھیک کرنے کا حوصلہ اور ہمت ہے، اور میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہتا ہوں کہ میں دنیا کا غلیظ ترین انسان بھی سمجھا جاؤں تو وجہ ہوگی۔ کیا پتہ میں ہوں؟ میں جو بھی سمجھا جاؤں میری ہزاروں غلطیاں سامنے آ جائیں، میں وضاحت نہیں دوں گا۔ ہاں، یہ غلطی ہوئی ہے تو ہو گئی، سدھارنا چاہوں گا تو سدھاروں گا۔ کون ہے اس دنیا میں ایسا جو مجھے میری غلطیوں اور گناہوں کی سزا دے سکے؟ یہ مجھے خدا سے ڈرانے والے لوگ مجھے جانے بغیر میری آخرت اور دنیا کے فیصلے سنانے والوں کو میری طرف سے نو سگنل۔ Whatever I do, I will face it myself. I really don't need anyone to understand me. And I know who I am. I am who I am. That's it. You all need to fix your in your own business or go to deep down in hell. وہ کہہ کر اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور کانفرنس روم سے نکل گیا۔ کانفرنس روم میں بیٹھے امریکہ مشہور معروف ترین تاجر شخصیات کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس میٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر واپس گھر جایا جائے اور پھر شیر کے مزاج اور مرضی کا انتظار کیا جائے جب تک وہ دوبارہ کسی میٹنگ کا اعلان نہ کر دے۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا آگے ہونے والا کیا ہے۔ میٹنگ از اوور، تھینک یو، ڈینل تیزی سے کہہ کر بریف کیس لیے خود بھی باہر نکل گیا۔ مجھے لگتا تھا آرٹسٹ لوگ بڑے معصوم اور سادہ ہوتے ہیں۔ حسام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جنت کی جانب دیکھ رہا تھا جو کرسی پر بیٹھی اپنی کافی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اچھا، جنت فقط اتنا ہی بولی۔ وہ پرسکون اور مطمئن دکھتی تھی۔ میں آپ کو ان معاملات میں نہیں لانا چاہتا تھا لیکن آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ سچ کہوں تو میں اپنی گیلری سے کسی قسم کی پروفٹ کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ خیر مجھے ضرورت بھی نہیں تھی۔ ضرورت ہو نہ ہو پیسے کی قدر کرنی چاہیے لیکن اس کو خود کو قابو کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جنت بولی، آپ پیسے کی قدر بھی کرتی ہیں اور اسے خود کو قابو کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ حسام نرمی سے مسکرایا۔ ایسا ہی ہے۔ جنت نے سامنے رکھے کیک سے ایک چمچ لیا۔ لاوا کیک بہت لذیذ ہے۔ جنت نے اسے بھی کھانے کا اشارہ کیا۔ آپ خوش لگ رہی ہیں۔ حسام نرمی سے بولا، جب میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی فنڈنگ سیو کی اور اپنا پروفٹ فگر بڑھایا۔ گیلری کو فائدہ پہنچے گا۔
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने बेवकूफ़ और सादा इंसान हैं। मैं आपको तजुर्बाकार और ज़हीन समझती थी। अपने तजुर्बे और ज़हानत का इस्तेमाल कभी इस तरह नहीं किया मैंने। मैं हैरान हूँ कि आपने कैसे उन्हें ब्लैकमेल कर भी दिया और उसे ब्लैकमेलिंग नहीं बिज़नेस डीलिंग कहते हैं। आपने गैलरी को सिर्फ़ आर्ट का घर समझा हुआ था। मैं आपको बताना चाहती थी कि लोग आपकी गैलरी के ज़रिए कमा सकते हैं तो पहला हक आपका भी बनता है। जन्नत ने केक का एक और चम्मच मुँह में रखते हुए कहा और मुस्कुरा दी। हसाम दिलचस्पी से उसे देखता रहा। खैर, आपको गाज़ी ग़ज़ान के बारे में क्या जानना था? हसाम ने पूछा। कौन है ये गाज़ी ग़ज़ान? ये एक बहुत बड़ी चैरिटी फाउंडेशन का फाउंडर है। आप जानती नहीं? आप पर्सनली जानते हैं? कोई कॉन आर्टिस्ट तो नहीं? नहीं, रजिस्टर्ड फाउंडेशन है। देखें, उसने अपना लैपटॉप फ़ौरन ऑन किया और उसकी जानिब खिसकाया। जन्नत ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आती वेबसाइट को स्क्रॉल किया। गाज़ी फाउंडेशन? वो बड़बड़ाई और आंखें सुकेड़ कर तफसीलात पढ़ने लगी। आप पहले मिले हैं? हाँ, इनके नुमाइंदे से मिला हूँ साथ चैरिटी प्रोजेक्ट भी किया था। अ, 3 सिकंदरिया में मिले थे हम। सिकंदरिया ये वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ। फिर भी फ़ौरन ही हर प्रोजेक्ट पर हामी नहीं भर लेनी चाहिए। हर प्रपोज़ल की अच्छी छानबीन भी कर लेनी चाहिए। आप किसी बड़े ताजिर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं क्या? क्या आपको कोई ताल्लुक़ जीएफएसआर से तो नहीं? ऐसी खौफ़नाक बातें नहीं करें। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इन खून चूसों से। आप ऐसा सोचती हैं? हाँ, जन्नत ने बेनियाज़ी से कहा। हसाम कुछ न बोला, फ़क़त नरम निगाहों से उसे देखता रहा। शेर ने अपनी गाड़ी में ही अपना कोट उतार दिया और साथ लगी कैबिनेट से एक छोटी डिब्बी निकालकर सुनहरे लेंस आँखों में लगाए। मास्क उतारकर सादा मास्क पहना, बालों को झटके से पीछे किया और उसी कैबिनेट में हाथ डालकर जिल्द की शक्ल के दस्ताने निकाले। ये दस्ताने जिल्द की शक्ल के थे जिन पर मस्नूई रगें और उभरी हुई थीं। छोटे-छोटे बारीक बाल भी थे। शेर ने वो दस्ताने पहन लिए। अब कोई नहीं कह सकता था कि वो दस्ताने हैं या इसके हसीन हाथ। हाँ, दस्ताने पहनने के बाद इसके हाथ निहायत हसीन दिखने लगते थे। टैटू छुप जाता था। शफ़ाफ़ और गुलाबी माइल नाख़ून भी कहीं से मस्नूई नहीं लग रहे थे। उसने अपनी टाई भी उतार ली। उसके सामने ही स्याह पर्दा था जिसे हटाए बगैर उसने डैनियल को आवाज़ दी। जी मास्टर, गाड़ी साइड पर रोको। उसने कहा, ओके मास्टर, मैं बाहर आऊँ? नहीं तुम जाकर डेट एन्जॉय करो, मैं खुद आ जाऊँगा। गाड़ी ले जाऊँ? ले जाओ। शेर कहकर गाड़ी से उतर गया। आसपास से गुजरते लोगों ने इस पर पुरअसर अंदाज कद शख्स की दुनिया को महंगी तरीन कार बुगाटी से उतरते दिलचस्पी और तजस्सुस से देखा था। वो हर हुलिये में तवज्जो खींचने की सलाहियत रखता था, इस बात से वाकिफ था और आदी भी। इसने तवज्जो दिए बगैर सामने की जानिब बढ़ने लगा। सामने ही एक कैफे था जिसकी गेट को खोल धकेलते ही उसकी निगाह एक जानिब बैठी जन्नत पर पड़ी। डैम! व्हाई द व्हाई द हेल इज़ हैपनिंग टू मी? वो बेसाख्ता बड़बड़ाया। अब इस बेवकूफ़ ख्वाबों की मलका को लगेगा इसको बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से देखने के बाद मैं इसके पीछे यहाँ तक चला आया हूँ। इतनी घटिया इत्तेफ़ाक आज ही के दिन। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाता काउंटर की जानिब बढ़ गया ये जानते हुए कि वहाँ मौजूद बेशतर की निगाहों का मरकज़ वही था। फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मास्क लगाकर आधा चेहरा छुपा ले। उसकी शख्सियत हर तरह से मक़नातीसी कशिश रखती थी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा तवज्जो खींचती थी वो इसका डील-डौल और दराज़ कद था। इस पर इसकी आँखें जो असल रंगत छुपने के बावजूद लोगों को तवज्जो खींचती थी। अब भी बेनियाज़ बना वो काउंटर पर खड़ा कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहा था। फ्लैट व्हाइट कॉफ़ी एंड 2 ब्लैक आउट पेस्ट्री प्लीज़। उसने कहकर अपना वॉलेट निकाला। टेक अवे सर? हुँ। शेर ने नरमी से कहा और सामने की जानिब देखा। वो नहीं चाहता था कि जन्नत उसे देखे, क्योंकि वो जानता था, वो उसे मुकम्मल तौर पर पहचान चुकी थी। 2 मिनट बाद अपना पार्सल और कॉफ़ी लिए बाहर की जानिब बढ़ रहा था। यही पल था जब जन्नत कहकहा लगा के हँसती थी। शेर फ़ौरन समझ गया कि वो उसे देख चुकी है, पहचान चुकी है और ये मस्नूई कहकहा इसी का नतीजा था। कितना बड़ा उल्लू का पट्टा और सस्ता निकम्मा फ़ारिग आशिक लग रहा होऊँगा मैं इस लिटिल विच को इस वक़्त। वो बदमज़ा सा बड़बड़ाया और तेज़-तेज़ कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया। मेज़ पर हसाम उलझन-अमेज़ अंदाज़ में जन्नत की जानिब देख रहा था। आप ठीक हैं? वो झिझकते हुए पूछने लगा। जन्नत लुत्फ़अंदोज़ अंदाज़ में इस में गर्दन हिलाने लगी। शेर अपने होटल की आखिरी मंजिल पर वाक़ई अपने अपार्टमेंट नंबर स्वीट में मौजूद था। स्याह सिल्क का स्लीपिंग गाउन पहने, हाथ में आइसक्रीम का बाउल लिए, वो हॉल के सामने बनी छत पर रेलिंग के करीब खड़ा नज़र आया। आसमान को बादलों ने ढका हुआ था। हवाएं सर्द थी जो वक्फे-वक्फे से चल रही थीं। मास्टर, आपको ठंड नहीं लग रही? डैनियल करीब ही सोफे पर बैठा था। आप कहाँ चले गए थे?
اس نے پھر سوال کیا، آپ نے ان اتحادیوں کے بارے میں کیا سوچا؟ مجھے کیا سوچنا ہے؟ وہ اتنے اہم ہیں کہ میں ان کے بارے میں سوچوں گا؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ پھر کیوں پریشان ہے؟ آپ کی توانائی کہاں ہے آج؟ آوارہ گردی پر نکلی ہے۔ پتہ کیا تم نے حسام بن محمد وہاں کیا کر رہا تھا؟ مجھے ان کو دیکھ کر ہی لگا تھا کہ وہ لڑکی جنت ہوگی۔ کتنی خوبصورت ہے نا؟ آج کل فیشن انڈسٹری سے لے کر آرٹ کی دنیا میں ہر جگہ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہیں۔ سنا ہے بہت چالاک اور ذہین لڑکی ہے۔ ہماری کمپنی پہلے ہی آرٹ گیلری کے ساتھ معاہدوں میں تھی۔ اس لڑکی نے سارے معاہدے دوبارہ بنوائے۔ آرٹ گیلری کا پروفٹ ریشو ریشو 40 سے 70 کر دیا ہے، اور ہمارے لوگوں کے پاس اس مطالبے کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ڈیوڈ اینڈریو کو یہ لڑکی ذاتی طور پر بہت پسند آئی ہے۔ کون ڈیوڈ اینڈریو؟ شیر نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ مارکیٹنگ مینیجر ہے، واشنگٹن مانیٹرنگ ڈیسک کا۔ کیا آج کی میٹنگ میں تھا؟ شیر نے سوال کیا۔ نہیں، وہ مارکیٹنگ مینیجر ہے، شیئر ہولڈرز میں سے نہیں ہے، ڈینیل نے کہا۔ شیر کے پیشانی پہ بل پڑے۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے کئی چمچ منہ میں ڈالے اور باؤل میز پر پٹخ دیا۔ آپ کو کیسی لگی یہ لڑکی؟ مجھے تو حسام کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ ان کا کپل ہوا تو کتنے پیارے لگیں گے نا؟ تم یہ جاب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں میں میرج بیورو کھول دیتا ہوں، خوب نام بناؤ گے تم۔ شیر نے ناپسندیدگی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تو ایسے ہی جنرل بات کر رہا تھا ماسٹر، ڈینیل کھسیا کر بولا۔ تم ذاتی طور پر ملے ہو جب میں نے کام کا کہا تھا؟ نہیں، آپ چاہتے تھے کہ اسے پتہ نہ چلے آپ کی مدد کا، اور اگر میں ذاتی طور پر ملتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں۔ مجھے سب جانتے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ فخریہ ہوا۔ شیر نے اس کی جانب دیکھا اور فقط گردن ہلا دی۔ شارجہ میں فجر کی اذانیں گونج رہی تھیں۔ موسم کی خنکی اس وقت مزید بڑھ جاتی، ہواؤں کی رفتار میں بھی تیزی آ جاتی تھی۔ یہ علاقہ بندرگاہ کے قریب تھا، اس لیے یہاں دیگر علاقوں کے مقابلے زیادہ ٹھنڈ تھی۔ لیونگ روم میں جائے نماز پر بچھی تھی۔ عاشق پرسکون سا جائے نماز پر آنکھیں جھکائے ہاتھ باندھے نماز ادا کر رہا تھا۔ سر پر اس نے چھوٹا سا سفید رومال باندھ رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد نماز مکمل کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب کی بار اس کے لب نہیں ہل رہے تھے، پر ہاتھ یوں ہی کافی دیر اٹھائے وہ اپنی ہتھیلیوں کو گھورتا رہا، پھر ہاتھ چہرے پر پھیرتا اٹھ گیا۔ جائے نماز ایک جانب میز پر رکھ کر اس نے اپنی جیکٹ پہنی اور مفلر چہرے کے گرد لپیٹتے بیگ لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر ایک مقدس سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سڑکیں خالی تھیں، ہواؤں کی رفتار تیز تھی۔ وہ کافی دیر چلتا ایک سڑک کنارے آیا۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کی سفید بائک تھی، ہیلمٹ سمیت۔ اس نے کان میں ایئر بڈ لگایا۔ شکریہ، تمہاری یہ مدد یاد رکھوں گا میں۔ بھول جاؤ آج ہی، بس مجھے وہ ڈاکومنٹس دے دو۔ دوسری جانب سے آواز آئی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی وہ ڈاکومنٹس فراہم کر دوں گا۔ ہاشر نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کی۔ ابھی دن کی روشنی نہیں پھیلی تھی۔ وہ ایک مصروف اور تنگ سے بازار کے قریب چلا آیا۔ وہ گلیوں سے یوں گزر رہا تھا جیسے چپے چپے سے واقف ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ ایک قدرے خالی گلی کے نکڑ پر اس نے بائک روک دی اور نیچے اتر آیا۔ اس نے آس پاس دیکھنے کی بجائے اوپر کی جانب دیکھا۔ یہ ایک بوسیدہ لیکن اونچی عمارت تھی۔ اس نے کچھ پل جائزہ لیا، پھر جست لگا کر ایک کھڑکی سے لٹک گیا۔ لٹکے لٹکے اس نے قریبی پائپ کو پکڑا اور اسی کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا۔ وہ اگلے 2 منٹ میں عمارت کی آخری منزل پر تھا۔ چھت کو پار کرتا وہ دوسری جانب آیا۔ سامنے ایک اور عمارت تھی۔ وہ تیزی سے اس پر کودا اور اسی طرح اوپر نیچے کودتا گلی کے دوسرے حصے پر آ پہنچا تھا۔ اب کہ اس کی نظر کے سامنے نظر آتی سبز عمارت تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بیگ کھول کر ایک دوربین نکالی اور آنکھوں کے قریب لا کے سامنے کا جائزہ لیا۔ اسے کھڑکیوں اور راہداریوں میں سے 2-3 لوگ دکھائی دیے۔ اس نے چھت کا جائزہ لیا۔ فاصلے 10 فٹ کے قریب تھا، لیکن اس کے لیے مشکل نہیں تھی۔ وہ بیگ کاندھے پر ڈالتا پیچھے ہٹتا گیا، پھر ایک دم تیر کی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور قدرے اونچی اور ناقابل یقین چھلانگ لگائی اور عمارت کی چھت کی دیوار سے جا کر لپٹ گیا۔ وہ اگلے ہی پل اندر کود گیا۔ اس نے بیگ سے ایک قدرے بڑا اور بھاری لوہے کا ڈبہ نکال کر کھولا۔ اس میں مختلف قسم کی چھوٹی بڑی مختلف قسم کے ٹائم بم تھے۔ وہ مخصوص انداز میں مسکرایا۔ اس کی گہری سے آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکی تھیں۔ ایک پیارا سا وہ لڑکا تھا، کھویا دنیا کی اندھی وادی میں۔ وہ گنگنایا۔ خود کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ تیرتا ساگر جیسا تھا، نگر نگر ڈگر ڈگر پھرتا تھا۔ اس کی گہری گہری آنکھوں میں کچھ خواب تھے گہرے گہرے سے۔ وہ ٹائم بم کی مختلف تاروں کو چھیڑتا آس پاس کی دنیا سے بے خبر گنگنا رہا تھا۔
जैसे दुनिया का सबसे दिलचस्प और पसंदीदा काम कर रहा हो। कुछ ख्वाब अनोखे अधूरे से, कुछ ख्वाब थे छोटे-छोटे से, कुछ ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से। उसने अपना काम खत्म कर लिया था। वो बमों को खिलौनों की मानद हाथ में लिए नीचे की जानिब बढ़ने लगा। एक प्यारा-सा वो लड़का था। उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई। एक प्यारा-सा वो लड़का था। एक प्यारा-सा वो लड़का था। ओह! मैं ये लोरी क्यों सुना रहा हूँ? दरअसल बिल्डिंग में टाइम बम लगाकर अभी-अभी निकला हूँ। ये साउंड सिस्टम मेरे एक्सेस में है तो सोचा तुम लोगों को खबरदार ही कर दूँ। ज़्यादा वक़्त नहीं है। रन गाइस एज़ फास्ट एज़ यू कैन। 20, 19, 18, 17। मुझे भागते कदमों की आवाज़ नहीं आ रही। मुझे पता था सब उलझ गए होंगे। ये लो ट्रेलर। इसके साथ ही खतरनाक किस्म की आवाज़ आई थी। अमिश और गोल्डन समेत इस कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। ओह! ये ट्रेलर थे। ये टाइम बम बनाने वाले ने तो कमाल किया है। छोटी सी तो डिवाइस थी। इतनी कमाल की आवाज़, मज़ा आ गया। कदमों की आवाज़ अभी भी नहीं आ रही। अगला टाइमर भी ऑन है। इंतज़ार करो। 10, 9, 7। अरे, अरे, अरे! सारे भाग रहे हैं। भागो, भागो, जान बचाओ। इस पर अमिश ने मुठ्ठियां भींच ली थीं। भागते कदमों की आवाज़ें थीं। गोल्डन खामोश और स्पार्ट चीरा लिए सामने स्क्रीन पर ऊपर-नीचे तैरती आवाज़ों की लहरों को देख रहा था। वैसे मेरा हो गया। मैं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो भूल गया। तुम लोगों को $10 करोड़ का नुकसान मुबारक हो। महज़ूज़ सी मशीनी आवाज़ आना बंद हो गई थी। वो सब काटो तो लहू नहीं की मिसाल बने हुए थे। शारजा में कायम सबसे पुराना और बड़ा मंशियाती अड्डा, जो दुनिया की नज़रों में एक फार्मा कंपनी थी, अब राख का ढेर बन चुकी थी और यहाँ मौजूद तमाम लोग कुछ नहीं कर पाए थे। ना करो, सच कह रहे हो। ये कैसे हुआ? शेर झटके से पलंग पर उठ बैठा और रिमोट उठाकर स्क्रीन ऑन करके फौरन न्यूज़ चैनल लगाया। Horrific bomb blast at GFSR's pharmaceutical company in Sharjah. As per resources, an unknown man given warning before the last minute of this disaster. It's a huge loss for GFCR. Company didn't release any kind of statement yet. शारजा में जीएफएसआर की दवाइयों की कंपनी में खतरनाक बम धमाका। सराय के मुताबिक एक अजनबी शख्स ने आखिरी मिनट में इस तबाही के मुतालिक खबरदार किया। कंपनी की जानिब से अभी तक किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया है। मैं जानता हूँ ये तुम हो। शेर बड़बड़ाया और स्क्रीन बंद कर दी। मास्टर, मुझे मुख्तलिफ फ़ोन आ रहे हैं। मीडिया बाहर जमा है। कल शाम की मीटिंग के हवाले से भी उड़ती उड़ती खबरें हैं। क्या करूँ? डैनियल कमरे में दाखिल हुआ। वो बुखलाया हुआ था। मेरे लिए एक बेहतरीन सूट निकालो। शेर ने बालों में हाथ फेरते सुकून से कहा। मास्टर, बिग बॉस की भी 26 फ़ोन कॉल्स आ चुकी हैं। डैनियल ने उसे मामले की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा। आइसक्रीम का बड़ा बाउल। शेर ने उसे सर्द निगाहों से घूरते बाहर जाने का इशारा किया। डैनियल घबराकर बाहर भागा। नाइस टाइमिंग। वो कुछ सोचते हुए बड़बड़ाया और मेज पर रखा माइक्रोफोन कान से लगाकर अपना फोन उठाया। दूसरी जानिब से फोन उठा लिया गया था। शेर, क्या सुन रहा हूं मैं? शेर बुरी तरह गुर्राया। क्यों चिल्ला रहे हो? दूसरी तरफ हमेश इसके अंदाज पर घबराया। मैं कल शारजा आ रहा हूँ और तुम सब मुझे मेरे सामने चाहिए हो। मेरी गैर मौजूदगी में सुअर की खाल लपेट कर सो जाते हो क्या सारे? वो तल्खी से कहकर फोन बंद कर गया और शरारत से मुस्कुराया। अब अगली बारी गोल्डन की थी। उसने उनका नंबर मिलाया। तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? कॉल उठाने की पोजीशन में छोड़ा है तुम लोगों ने मुझे? मेरी कंपनी में इतना बड़ा धमाका करने पर तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए कैसे फ़ोन करता मैं फ़ौरन, जैसे कि मेरा तो किस कंपनी से कोई वास्ता ही नहीं। गोल्डन की आवाज़ सर्द हुई। यह बहस मेरे तुम्हारे की नहीं है। ये बहस $10 करोड़ के नुकसान की है। कंपनी की साख की है। मैं तुम सबसे सवाल करूँगा। मैं इतनी मेहनत इन बम धमाकों के लिए नहीं कर रहा हूँ। समझ गए? शेर ने सपाट लहजे में कहकर फ़ोन काट दिया और फ़ोन पलंग पर उछालकर ज़ोर से हँस दिया। ये सारे सर्कस में नाचने वाले बंदरों से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो महज़ूज़ सा हँसता गुस्लखाने की जानिब बढ़ गया। जेट रेडी रखो। मीडिया पर फ़िलहाल कोई बयान नहीं देना है। मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। शेर कहते हुए लिफ्ट की जानिब जा रहा था। लेकिन मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक़्त? डेट पर। शेर मुस्कुराते लहजे में बोला। कुछ घंटे पहले ही तो वो सेल्फ काफ़ी डेट थी। सेल्फ डेट?
डैनियल अच्छा। हाँ, कभी खुद को भी डेट पर लेकर जाना करता हूँ मैं। और सुनो, इतना स्ट्रेस मत लो, वक़्त से पहले बूढ़े हो गए तो। शेर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया, लिफ्ट में सवार होकर लिफ्ट बंद कर दी।